हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और हमारा जो है अध्याय नंबर फर्स्ट चल रहा था, कृषि जीव विज्ञान का, और क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक जो है पढ़ लिया था, और हमने जो है पादप प्रजनन के उद्देश्य पढ़ लिए थे। इस क्लास में हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए देखिए, इस क्लास में देखेंगे पादप प्रजनन की क्रियाएं, उन्नत किस्मों के विकास एवं उनके बीजों के वितरण तक निम्न क्रियाएं करनी चाहिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पादप प्रजनन की क्रियाएं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पादप प्रजनन की क्रियाएं लिखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि पादप प्रजनन की क्रियाएं आप लिखिए। तो देखिए, पादप प्रजनन की क्रियाएं क्या हैं, पहले तो समझिए कौन सी क्रियाएं हैं। उन्नत किस्मों के विकास एवं उनके बीजों के वितरण तक निम्न क्रियाएं करनी चाहिए। यानी कि जो नई वैरायटी है, कोई भी फसल की नई किस्म है, उस किस्म का विकास और उस किस्म को, उस वैरायटी को किसानों तक पहुंचाना, उसका वितरण करना, ये सभी जो हैं क्या है भाई, पादप प्रजनन की क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें मेन हम क्रियाएं कितनी करते हैं, 5 क्रियाएं करते हैं। तो आपसे प्रश्न आ जाए कि पादप प्रजनन की क्रियाओं के नाम लिखिए, तो सबसे पहली क्रिया है विविधता का उत्पादन, दूसरी है चयन, तीसरी है मूल्यांकन, चौथी है गुणन और पांचवी है वितरण। तो प्रश्न आ जाएगा, आप कर लोगे, ठीक है। अब वन बाई वन समझते हैं कि विविधता का उत्पादन, चयन क्या है, मूल्यांकन क्या है। बेसिक में बता देता हूँ। विविधता का उत्पादन यानी कि हमें उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं। कोई भी जब हम नई किस्म उत्पादित करते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई पुरानी किस्म का सहारा लेते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पुरानी किस्म में ही हम जो है डाइवर्सिफाई करते हैं, वेरिएशन लाते हैं, विविधता लाते हैं और नई किस्म के रूप में उसे विमोचित करते हैं। एक्चुअली में हम लेते पुराना ही हैं, पुराना बीज, पुरानी किस्मों का बीज ही लेते हैं, बस उसको उसमें नए चेंजेस कर देते हैं और नई किस्म के रूप में उत्पादित कर देते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें विविधता का उत्पादन करना है, उसमें वेरिएशन पैदा करने हैं। फिर आपने जब वेरिएशन पैदा कर लिया, अब वेरिएशन वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार हो सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार भी नहीं हो सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है आपने जो चेंजेस किया वो सभी में वेरिएशन, सभी में समान रूप से आएगा। किसी में आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में आपको सिलेक्शन करना होगा, चयन करना होगा। आपने जो है सबसे पहले जो है विविधता को जन्म दे दिया, विविधता आपने ला दी। फिर आपने जो है उनमें से माना कि आपने 100 बीजों में विविधता क्रिएट की, फिर आपने देखा कि 50 बीज ही विविधता हो पाई है, तो आपने 50 बीजों का क्या किया, सिलेक्शन कर लिया, चयन कर लिया। फिर आता है एवेल्युएशन। अब आप 50 बीज का जो आपने चयन किया है, आप उनका मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन कैसे करोगे, आपके पास पैरामीटर होगा कि भाई मैं ये चाहता था, मैं इसमें हाई स्टार्च चाहता था, या मैं इसमें अधिक उत्पादन चाहता था, या मैं इसकी ऊंचाई चाहता था, मैं इसको बोनापन चाहता था। जो आप गुण चाहते थे उस गुण का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर जब मूल्यांकन परफेक्ट हो जाएगा कि भाई सब कुछ ओके है, तब उस किस्म का क्या किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन। यानी कि जैसे कि 50 बीज हैं तो 50 से आप 100 बनाओगे, 100 से जो है 1000, 1000 से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे आप बनाओगे, समझ रहे हो। फिर उनको उत्पादन करोगे, है ना। अब उत्पादन के लिए मल्टीप्लिकेशन, गुणन करने के लिए बहुत सारी संस्थाओं में आप गुणन कर सकते हो। नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, राष्ट्रीय बीज निगम है, स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, वहाँ पर आप गुणन कर सकते हो। कोई फार्म है, कोई सरकारी फार्म है, वहाँ पर आप गुणन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपके पास सफिशिएंट मात्रा में जो है बीज आ गया, तब आप उसका वितरण कर सकते हो। वितरण किसानों को क्या है, किसानों को आप वितरित कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से जो है ये प्रजनन की क्रियाएं हैं जो उन्नत किस्मों के विकास और उनके बीजों के वितरण तक निम्न क्रियाएं की जाती हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक।
तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये टिरियाओं के आपको नाम लिखने हैं। अब सवाल आता है, अब चलिए विविधता का उत्पादन, इसमें से हम पहला बिंदु पढ़ते हैं। पहला बिंदु क्या है? विविधता का उत्पादन, यानी कि हम कैसे पुरानी किस्म में कैसे विविधता लाते हैं, है ना। हम पुरानी किस्म में किस प्रकार से जो है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन करते हैं। हम पुरानी किस्म में किस प्रकार से जो है विविधता ला सकते हैं। इसके कुछ बिंदु हैं कि भाई हम कैसे पुरानी किस्मों में या हम कैसे नई चीज़ें ला सकते हैं, हम कैसे चेंजेज ला सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो वही क्या है, विविधता का उत्पादन है। कैसे कर सकते हैं इसको समझने के इसके काफ़ी सारे बिंदु हैं। उसको समझने से पहले आपको ये भाषा शैली में लिखा देता हूँ। फसल सुधार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लिखने को आ जाए कि विविधता का उत्पादन, पादप प्रजनन की क्रिया, विविधता का उत्पादन के बारे में टिप्पणी करो, तो इसके बारे में जो है लिखना आ जाए तो ध्यान रखना। फसल सुधार के लिए, फसल सुधार के लिए, फसल सुधार के लिए विविधता, विविधता, फसल सुधार के लिए विविधता एक मूलभूत आवश्यकता है ना, मूलभूत आवश्यकता है। एक बार क्वालिटी देख लेते हैं। चलो परफेक्ट, मूलभूत आवश्यकता है। तो याद रखना है, यदि आपको फसल सुधार करना है तो आपसे पूछा जा सकता है मूलभूत आवश्यकता क्या है। यहाँ से भी एक आपका प्रश्न बन सकता है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है कि फसल सुधार के लिए खाली स्थान, रिक्त स्थान में बन सकता है। खाली स्थान एक मूलभूत आवश्यकता है, तो याद रखना क्या है, विविधता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता, विविधता नहीं होने पर, विविधता का मतलब है जो बीज या जो किस्म जैसी है उसमें नया चेंजेस, वो होती है विविधता। विविधता नहीं होने पर किसी भी फसल में, किसी भी फसल में सुधार करना असंभव है। सुधार करना असंभव है। तो याद रखना है, फसल सुधार के लिए विविधता, वेरिएशन मूलभूत आवश्यकता है। वेरिएशन ही नहीं होगा जब उसमें विविधता ही नहीं आएगी तो आपके कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप नई किस्म कैसे, वो तो पुरानी किस्म ही हो रही है कि नहीं है। तो ये याद रखना है। अब आगे लिखेंगे विविधता, विविधता निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से, विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है। विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। कैसे कैसे विविधता को उत्पन्न कर सकते हैं इसमें हम देखेंगे, है ना। पहले बिंदु लिख लेते हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिनके द्वारा विविधता को उत्पन्न किया जा सकता है। सबसे पहला है ग्राम्यम, ग्राम्यन। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। आपसे पूछा जा सकता है डोमेस्टिकेशन। आपसे प्रश्न आ सकता है कि विविधता को उत्पन्न करने वाले कारक लिखिए, या विविधता को उत्पन्न करने वाले बिंदु या विविधता को उत्पन्न किसके द्वारा की जा सकती है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है बिंदु के रूप में आए तो सबसे पहले ग्राम्यन, डोमेस्टिकेशन क्या होता है अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और देखिए जो है दूसरा बिंदु जनन द्रव्य, जनन द्रव्य संग्रह, इसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या होता है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन,
जर्म प्लाज्म, कलेक्शन जनन द्रव्य, संग्रह। तीसरा बिंदु है जिसके द्वारा विविधता उत्पन्न की जा सकती है। जब मैं विविधता की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब डिफरेंट, जैसे एक पिता और माता से एक कोई भी बेटा या बेटी हुई, यदि वो पुत्र होता है क्या वो पिता के एग्जैक्ट सिमिलर होता है? नहीं होता, कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है। सेम ऐसे ही है, पौधों में भी विभिन्नता होती है। तीसरा बिंदु है पादप पुरस्थापन। पादप पुरस्थापन यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन क्लियर है? चलिए ये आप लिखिए। फिर उसके बाद जो है चौथा बिंदु है संकरण। संकरण, इसके द्वारा भी विविधता उत्पन्न की जा सकती है, हाइब्रिडाइजेशन। इसके द्वारा भी विभिन्नता उत्पन्न की जा सकती है। लिखिए आप किन किन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, लिख लिया। चलिए फिर उसके बाद आ जाइए, पांचवा बिंदु लिखते हैं। यहाँ तक लिख लिया भाई, 4 बिंदु उठे, टोटल मिला के 7 बिंदु हैं। और किसके द्वारा विभिन्नता उत्पन्न की जा सकती है? पांचवा उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन के द्वारा जो है भिन्नता उत्पन्न की जा सकती है। फिर उसके बाद जो है बहुगुणता। बहुगुणिता, इसके द्वारा विभिन्नता उत्पन्न की जा सकती है। कैसे क्या की जाती है वो इसके बारे में डिटेल में विस्तार से अभी बताऊंगा। पहले आप नाम लिखो, क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा विभिन्नता उत्पन्न की जा सकती है। फिर उसके बाद जो है 7वां है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, इसके द्वारा भी, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये 7 कारक हैं, 7 जो हैं चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप विभिन्नता यानी कि क्रिएशन ऑफ वेरिएशन आप उत्पन्न कर सकते हो, विविधता उत्पन्न कर सकते हो, यानी कि चेंजेज कर सकते हो। आप सीधी सी बात करें तो चेंज कर सकते हो, है ना। कोई भी जैसे पुरानी किस्म, इसमें आप विविधता उत्पन्न करके क्या है? नई किस्म बना सकते हो, सीधी सी बात है। पुरानी किस्म आप चेंजेज करने के 7 कारक आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। इनको 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए, इन कारकों के नाम लिखिए जिनकी वजह से विविधता उत्पन्न की जा सकती है। चलिए अब देखिए, अब आते हैं, सबसे पहला कारक है प्यारे विद्यार्थियों डोमेस्टिकेशन यानी कि ग्राम्यम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्राम्यम। पहले आप लिखिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा। पहले आप नोट्स बनाइए, फिर नोट्स बनाने के बाद मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि आधी चीज़ें जब हम लिखते हैं लिखने के साथ ही समझ में आ जाती हैं। मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को
उड़ाने को द्राम्यन कहते हैं, द्राम्यन कहते हैं। अब यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, आपका देखो जहाँ से प्रश्न जैसे बनेगा मैं बताऊँगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो द्राम्यन है उसकी परिभाषा लिखिए। द्राम्यन की परिभाषा में जो है सबसे पहला बिंदु ये है कि मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती, ये आपका कोई जंगल है, यहाँ पर कोई भी जैसे धान की पहले जंगली प्रजाति हुआ करती थी, जंगली प्रजाति। तो मनुष्य ने क्या किया, जंगल में होने वाली जंगली जो प्रजाति थी, जंगली धान था, उसमें कुछ परिवर्तन किया और परिवर्तन करके और अपने लिए खेती योग्य बनाया, या परिवर्तन जिसमें आवश्यकता नहीं थी परिवर्तन की, उसको अपने खेती के योग्य बनाया, उसको फसल को खेत में बोया और अपने लिए खाने की व्यवस्था की। तो यही क्या है कि मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को द्राम्यन कहते हैं। आ गया समझ में कि जंगली प्रजाति को मनुष्य ने अपना खेती करने के लिए उगाया, और इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, डोमेस्टिकेशन या द्राम्यन कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए जंगल में उड़ने वाली जो जंगली प्रजातियां हैं उनको अपनी खेती करने के लिए उगाया, और यही क्या कहलाता है, यही जो पूरा प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहलाती है द्राम्यन। क्लियर है? चलो अब इसको पूरी भाषा शैली लिख लेते हैं। द्राम्यन पादप प्रजनन के वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, एटेड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। द्राम्यन पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि पादप प्रजनन के इतिहास में यदि जाएं तो सबसे पहली अवस्था द्राम्यन है, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले पादप प्रजनन में यदि देखा जाए तो सबसे पहले जंगलों में होती थी सभी फसलें, सभी प्रजातियां। पहले जब मनुष्य का भी विकास हुआ है तो सभी प्रजातियां जंगलों में होती थी। फिर मनुष्य को ज्ञान हुआ कि भाई इनको खेती करके और मैं अपने खाने के लिए, क्योंकि पहले पशुओं को मार के खाता था मनुष्य, अब जब उसको पता चला यार हम खेती करके भी सादा शाकाहारी जीवन जी सकते हैं, शाकाहारी खा सकते हैं, तो उसने सबसे पहले जंगली प्रजातियों को अपने खेत में अपनी खेती इकट्ठा की, खेती बनाई और उसमें उड़ाना प्रारंभ किया, और यही प्रक्रिया डोमेस्टिकेशन कहती है। इसीलिए कहते हैं कि पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था क्या है, तो याद रखना है द्राम्यन। ठीक है, फिर आगे की लाइन में लिखेंगे, यह पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे महत्वपूर्ण चरण है। पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसके बाद ही क्यों महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां प्रजनन के लिए उपलब्ध हो पाती हैं। प्रजनन के लिए उपलब्ध हो पाती हैं। यानी कि जंगलों वाली जो प्रजाति है उसको मानव उपयोग के लिए खेती करना द्राम्यन कहलाता है। ये पादप प्रजनन की प्रथम चरण है, क्योंकि इसके बाद ही जितने भी सारे चरण होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी पादप प्रजनन
प्लांट ब्रीडिंग जो है वो द्रामन के बाद ही होता है। सबसे पहले जंगली प्रजाति को अपने अकॉर्डिंग जो है लाया जाता है, उसकी खेती की जाती है, फिर उसमें रिसर्च वगैरह जो है बाद में की जाती है। क्लियर है? तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट। आप इसको लिखिए, फिर हम पानी का ब्रेक लेते हैं। चलिए लिख लिया भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? जनन द्रव्य संग्रह। दूसरा है जनन द्रव्य संग्रह, यानी कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जनन द्रव्य संग्रह। देखो अब इसमें देखते हैं जनन द्रव्य संग्रह में क्या है। फसल प्रजातियों तथा फसल प्रजातियों तथा उसके जंगली संबंधियों में तथा उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहा जाता है। जनन द्रव्य कहा जाता है। ये याद रखें, जनन द्रव्य कहा जाता है। यहाँ समझिए बात को, यहाँ से भी आपके परिभाषा आ सकती है। क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं कि कोई भी जैसे फसल है, माना कि हमने क्या ले ली, धान ले ली। तो धान की जो है जंगल में भी कुछ प्रजातियां थी, जंगली प्रजाति। इस जंगली प्रजातियों में से कुछ प्रजातियों को हमने मानव के लिए उपयोग में लाया था, तो वो फसल प्रजातियां। इसमें इन दोनों में फसल, जो भी आप फसल अभी ले रहे हो, जो भी आप फसलें बोई जाती हैं, जो भी किस्में हैं, उन सभी किस्मों का जनन द्रव्य और उसके संबंधी कौन हो गए? जंगली प्रजाति। सभी के जीन का संग्रह, है ना, को जनन द्रव्य कहते हैं। सीधी सी बात है, ये है इसका कहना। यानी कि पूरे विश्व में, है ना, या हम भारत में, पूरे भारत में जितनी भी धान की प्रजातियां हैं, जितनी भी धान की किस्में हैं, उन सभी किस्मों का एक जगह पर स्टोर करना उसके बीजों का। इसका मतलब ये है कि हमने उसमें उपस्थित सभी जीनों का स्टोर कर लिया है, सभी जीन को इकट्ठा कर लिया, उनका कलेक्शन कर लिया है, और यही क्या कहलाता है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। यानी कि ऐसे समझो कि जैसे भारत देश में धान की माना कि 1000 प्रजातियां हैं, प्रजातियां तो बहुत हैं, 1000 किस्म हैं, और इन 1000 किस्मों का हमने क्या किया? थोड़ा थोड़ा संग्रह कर लिया। 1000 किस्मों का एक एक किलो, सभी किस्मों का एक एक किलो हमने संग्रह करके एक स्थान पर रख दिया। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि हमने क्या किया है। हम क्या शब्द कहेंगे? हम कहेंगे कि हमने जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया है ना।
जैसे आपने 1000 किस्म में से 500टा रट लिया, 500 किस्म का थोड़ा थोड़ा बीज जो है आपने क्या किया, रट लिया, तो हम ये कहेंगे कि धान की 500 किस्मों का हमने क्या किया है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन यानी कि जनन द्रव्य संग्रह किया है। और जनन द्रव्य क्या होता है, जितनी भी किस्म हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं फसल की, उस फसल से संबंधित जितनी भी जंगली प्रजातियां हैं, जंगल की प्रजातियां हैं, उन सभी के आनुवांशिक द्रव्य मतलब डीएनए और ये सब जो हैं उसका संग्रह। और आनुवांशिक संग्रह का मतलब यह है कि बीज को ही रख लो भाई, बीज में डीएनए और गुणसूत्र होगा, आनुवांशिक द्रव्य होगा, तो आप बीज को, अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें से डीएनए और जीन को निकाल के आप संग्रह करोगे, ऐसा थोड़ी होता है कि बीज में से आपने जो है 500 किस्म के बीज में से अलग अलग से जो है डीएनए और जनन द्रव्य को निकाला और संग्रह कर लिया ना। हम कंप्लीट बीज को ही संग्रह करके रखते हैं, कंप्लीट बीज को रखते हैं, उसी को हम नाम दे देते हैं कि हमने क्या किया है, जनन द्रव्य संग्रहण किया है, क्योंकि उसमें कंप्लीट जीन और ये सब उपस्थित होते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये ध्यान रखना है आपको, जनन द्रव्य कहा जाता है। तो ये आप जो है नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक कर देना और एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। क्लासेज हमारी प्रॉपर वे में चल रही हैं, आप ज़रूर लेना। फिर उसके बाद जो है तीसरा बिंदु, पादप पुरस्थापन यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन। चलिए कोई अच्छा सा कलर देख लेते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं क्या है भाई, पादप इंट्रोडक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, पहले लिख देता हूँ, लिखने के साथ आपको समझ में आ जाएगा। किसी पादप प्रजाति या किस्म, किसी पादप प्रजाति या किस्म, किसी पादप प्रजाति या किस्म को उस स्थान पर उस स्थान पर जहाँ पर जहाँ पर वह पहले से पाई या जहाँ पर वह पहले से जहाँ पर वह पहले से पाई या उगाई नहीं जाती रही हो, नहीं जाती रही हो, नहीं जाती रही हो, को को ले जाकर उड़ाना, को ले जाकर उड़ाना, को ले जाकर उड़ाना क्या कहलाता है, पादप पुरस्थापन कहलाता है, पादप पुरस्थापन कहलाता है। याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, पादप पुरस्थापन कहते हैं। क्लियर है? तो जहाँ पर वो, अब देखिए समझिए इस बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, पादप पुरस्थापन से आप क्या समझते हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक और लाइन है वो भी हम लिख लेते हैं। पादप पुरस्थापन, पादप प्रजनन की, पादप पुरस्थापन पादप प्रजनन की, पादप प्रजनन की, पादप प्रजनन की एक प्राचीन और आज की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, और आज की अत्यंत
महत्वपूर्ण विधि है। क्लियर है? अब समझिए क्या कहना चाह रहा है। पादप प्रतिस्थापन क्या है? जैसे ऐसे मानो किसी टाइम में आपको पता हो तो हमारा जो है भारत देश था, भारत में सोयाबीन नहीं होती थी। भाई सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान जो है आपके चाइना है, तो भारत में सोयाबीन नहीं होती थी। तो क्या किया गया, विदेश से सोयाबीन की जो किस्म थी, सोयाबीन किस्मों को क्या लाया गया, भारत लाया गया। आपने पढ़ा होगा पहले हमारे यहाँ अंगूर भी कहाँ होता था, हमारे यहाँ चेरी कहाँ होती थी। भाई जो आते थे मुस्लिम आक्रांत आए वो लाया, अकबर बाबर हुमायूं ये आए, ये कुछ लेके आए थे। ऐसे ही अधिकतर जो हैं, जो आप पढ़ते हो कि किसी का उत्पत्ति स्थान भारत के बाहर आप पढ़ते हो, तो इसका मतलब वो भारत में है। इसका मतलब वो क्या है, पहले यहाँ पर भारत में सोयाबीन उगाई नहीं जाती थी। तो लगभग 1875 जन कब की बात है, बहुत पहले की बात है। तो सोयाबीन को विदेश से सोयाबीन की किस्मों को लाया गया और यहाँ पर बोया गया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसे स्थान पर जो है किसी चीज़ को बोना, लाया जाना जहाँ पर वो पहले नहीं थी, तो वही क्या कहलाता है, पादप पुनरुत्थापन। इसी को हम क्या कहते हैं, पादप पुनरुत्थापन। ऐसे समझो। और देखो जैसे आपके एरिया में कोई पहले कुछ होता नहीं था, आपके एरिया में अनार नहीं था, तो कभी ना कभी आपके एरिया में अनार कहीं से लाया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, पादप पुनरुत्थापन। मतलब भारत में पहले सोयाबीन नहीं थी, लेकिन सोयाबीन को बाहर से लाया गया। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने पादप प्रजनन की, पादप पुनरुत्थापन विधि को इसमें लाया गया। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, पादप पुनरुत्थापन कहते हैं। कि जहाँ पर जो चीज़ पहले नहीं थी, उस जगह पर उस किस्म को या उस फसल के बीजों को लाना, उसको बोना, उसकी खेती करना ही पादप पुनरुत्थापन कहलाता है। किसी पादप प्रजाति या किस्म को उस स्थान पर जहाँ पर वह पहले से पाई या उगाई नहीं जाती रही हो। आप देखिए भारत में सोयाबीन पहले ना तो पाई जाती थी ना उगाई जाती थी। ऐसी किस्म को ले जाकर उगाना, हमने क्या किया, ऐसी किस्म को विदेश से लाए। अब कौन लाया वो तो मुझे भी नहीं पता, लाए और सोयाबीन बोई, और यही क्या कहलाता है, पादप पुनरुत्थापन कहलाता है। ये बहुत प्राचीन विधि है वैसे तो, ये ध्यान रखना है, लेकिन आज की महत्वपूर्ण विधि है। ये आप नोट डाउन करें, बहुत आराम से समझेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। चलिए लिख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। है भाई, चल, हाँ भाई, है ना। अब देखते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। 4 संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का है, यानी कि भिन्न भिन्न गुणों के पादपों में भिन्न भिन्न गुणों के पादपों में भिन्न भिन्न गुणों के पादपों में परस्पर के पादपों में परस्पर संकरण की क्रिया द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है।
उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है संतरण के द्वारा। भिन्न भिन्न गुणों वाली पादपों के जैसे सेटिरम, जैसे गन्ना, गन्ना का नोबलीकरण जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, उसमें क्या है, सेटिरम जो बारवरी इनटू सेटिरम ऑफिसिनेरम, रम से क्रॉस करके और गन्ना का नोबलीकरण किया था, गन्ना की नई जो है प्रजाति बनाई थी, और यही क्या है, संतरण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए ये आप लिखिए। फिर उसके बाद जो है पांचवा हमने क्या पढ़ा, उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के बारे में और देख लेते हैं। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है किसी जीव में, किसी प्रजाति में अचानक से आपने कुछ नहीं किया, आप तो करने लग गए, अचानक से म्यूटेशन हो जाए, अचानक से कोई जेनेटिक चेंजेज आ जाए, अचानक से क्या हो, जेनेटिक मतलब वंशानुगत कोई परिवर्तन आ जाए, वही क्या है, म्यूटेशन कहलाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से माता पिता के बच्चे लंगड़े लूले या इस टाइप के जो हैं आ जाते हैं, तो वो माता पिता तो नहीं थे लेकिन वो निकल के आ गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेज हुआ है, कुछ ना कुछ आकस्मिक जेनेटिक चेंजेज हुआ है, यही क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो देखिए किसी जीव के किसी लक्षण में, किसी जीव के, ये सभी परिभाषाएं बनती हैं, किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, परिभाषा याद रखना कहते हैं, यानी कि परिभाषा में दो शब्द जरूर लिखना, एक तो आकस्मिक, सडनली, अचानक, आकस्मिक कह दो, अचानक कह दो, और ये वंशानुगत परिवर्तन। यदि आपने ये दो शब्द लिखे, इसका मतलब आपकी जो परिभाषा है, उत्परिवर्तन की परिभाषा है, वो बिल्कुल सही है, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ये ध्यान रखें। चलिए, है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर है ना, बहुगुणता, पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणता, पॉलीप्लॉइडी, ये भी एक तरह का, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक बता देता हूँ। जैसे जनरली क्या होता है पॉलीप्लॉइडी में, जैसे 2n क्रोमोजोम नंबर 2n होते हैं, तो कई बार वो 3n हो जाते हैं, और कई बार क्रोमोजोम में परिवर्तन हो जाता है ना, तो वही क्या है, पॉलीप्लॉइडी होती है। तो ये याद रखना है, गुणसूत्रों में जो है परिवर्तन हो जाता है, चेंजेज हो जाता है, वही पॉलीप्लॉइडी होती है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या होती है भाई पॉलीप्लॉइडी जो है, किसी स्पीसीज की ट्राइट कोशिकाओं में, किसी स्पीसीज की ट्राइट कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न एवं अधिक होने की
अधिक होने की अवस्था को बहुगुणता कहते हैं। इसके द्वारा भी परिवर्तन लाया गया है, इसके द्वारा भी विविधता उत्पन्न की जाती है। पॉलीप्लॉइडी देखा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हम क्रोमोसोम की संख्याओं में परिवर्तन देखते हैं, क्रोमोसोम पर्टिकुलर क्रोमोसोम में भी परिवर्तन देखते हैं, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो याद रखना है, अगर आपसे बहुगुणता के बारे में पूछे तो 100% आपको क्या लिखना है कि गुणसूत्रों की संख्या में चेंजेस, गुणसूत्र की गुणता यानी कि 2n में चेंजेस, गुणता में चेंजेस ही क्या कहलाती है, बहुगुणता कहलाती है। गुणसूत्र की गुणता में चेंजेस ऐसे भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो याद रखना है किसी स्पीसीज की टाइट कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न है या अलग है, अधिक है, कम है, वही क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी यानी कि बहुगुणता कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाइए, चलिए ठीक है, बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आगे का और देखेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी वगैरह। थैंक यू।